हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 और उसमें हम अब पहुंच चुके हैं क्लास 10th में और उसकी हमने बुक पढ़नी शुरू की थी जियोग्राफी की। और उसके हमने 3 चैप्टर पहले की वीडियोस में पढ़े और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका चौथा चैप्टर जिसका नाम है कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि और कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? आगे है कि कृषि के प्रकार क्या क्या होते हैं। कृषि के प्रकार में है, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार से कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत में कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक निर्वाह जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उन भूमि के टुकड़े स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार में स्थानांतरण से प्राकृतिक परिघटनाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की भूमि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इन प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कहा जाता है। मणिपुर में पालुम और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। झूम यानी कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि की मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका और मध्य अफ्रीका में मसेलो, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू और या पेंडा, उड़ीसा में इसे पाबाडारी और कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पश्चिम पूर्वी राजस्थान में वाड़ले या वाटले, हिमालयन क्षेत्र में इसे खील और झारखंड में कुरुआ और उत्तर प्रदेश में झूम आदि नाम से इसे जाना जाता है। रिंजा असम के डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर जलाकर साफ कर देती है एवं देख आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने के पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव कर रखती हैं और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती हैं, परंतु एक छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके कारण इसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। फिर है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।
भूस्वामित्व के विस्तार के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभृद्र होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। फिर है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न पैदावार प्राप्त करते हैं। कृषि के वाणिज्यिक का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि की एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इन प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच का एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और कृमियों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक और में कॉफी वहां भी मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है इसलिए इसके किस्म विकास के परिवहन और संचार के माध्यम में उपलब्धता से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर है शस्य प्रारूप। आपने भारत की भौगोलिक विविधताओं और संस्कृति की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश के कृषि पद्धतियों और सशस्त्र शस्य प्रारूपों के में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों के अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, जैसे कि रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलें जो को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और अब उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन को सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों के में हरित क्रांति की सफलता की प्रयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तरू, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें बन गई हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आंस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। फिर है पहली फसल अपनी चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये बीच में मानचित्र है जिसमें चावल का वितरण पूरे देश में दिखाया गया है। ये है मुख्य क्षेत्र और ये है गौण क्षेत्र को अलग अलग कलर से दिखाया गया है। उत्पादक देश है। ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करने के उगाया जाता है।
चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। फिर गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले कुछ राज्य हैं। फिर है मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, शुष्क पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। फिर हमारी अगली फसल आती है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। फिर है मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। ये एक खरीफ फसल है। ये है भारत में गेहूं का वितरण। ये है प्रमुख क्षेत्र, ये है गौण क्षेत्र। इस दोनों कलरों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाया गया है। फिर है जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड मक्के के बारे में है। ये जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगती गई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर आती हैं दालें। भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों में कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थिति में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर है खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें जो खाद्यान्न से अलग हैं। उनमें सबसे पहले प्रकार का आता है अपने पास गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री से सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। नम कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई के से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये चीनी, गुड़, खांडी, खांडसारी और सीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर है तिलहन। 2016 में भारत विश्व के में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सन 2016 में तो
रिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिलौना, अलसी और सूरजमुखी भारत के उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार सामग्री और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है और तथा देश के प्रमुख तिलहनों में से कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली की मुख्य उत्पादक राज्य है और इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य कुछ उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। फिर आती है अपनी चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों में मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगंध जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों को विकास के सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल और में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद बड़ा दूसरा चाय उत्पादक देश था। फिर अपनी आती है कॉफी। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इस हमारे देश में अमेरिका अरेबिका अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। यह कॉफी की किस्म विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदम पहाड़ियों में हुई और आज इनकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। फिर है बागवानी फसलें। सन 2016 में भारत की विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत में फलों और जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश में बिहार की लीची और मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। फिर है अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलों में है रबड़। रबड़ भूमध्य एक मिनट, इसके बाद स्थान है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर लगता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। किधर का किधर जोड़ दिया। रबड़ रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है और इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है। फिर है रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन
और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथी रेशम के कीड़े से कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबर पेड़ में हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। फिर अपनी आती अगली फसल वो है कपास। भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत और विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है जो इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। फिर आता है जूट। जूट को सुनहरा रेशम कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरी मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इनका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तनु और धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इनकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों में पैकिंग में सामग्री की, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इनकी मांग कम हो रही है। फिर है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से अधिक 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी संस्थागत सुधार होने आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पूर्ण मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पशु पश्तैनिया अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून को बड़े परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार में कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की गई। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशनल फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण कि विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध करा सुविधाएं उपलब्ध प्रदान कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंक की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। फिर है भूदान, ग्राम दान।
महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने अपने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब किसान ग्रामीणों ने उनके अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि वे सहकारी खेती करें और भारत सरकार के बीच से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएं। अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों और 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना एक विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया था, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और योगदान का अनुपात 1951 से लगातार बढ़ घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि के किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगति रोध अर्थव्यवस्था के अन्य स्रोतों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहार्थ होंगे। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने उनके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय कृषि के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु जनन केंद्र की स्थापना, पुनः बागबानी विकास, मौसमी विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में वरीयता दी गई। तालिका 4.1 में स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कृषि के विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह खंड जिसमें कृषि, उद्योग, सेवाएं और सकल घरेलू उत्पाद में इन सालों का 2013, 14, 15 और 15-16 में भारत के सकल उत्पाद में वृद्धि को प्रतिशत दिखाया गया है, जिसमें ये कृषि में ये 4.2 की वृद्धि, ये माइनस बताता है कि खास को, और ये वापस वृद्धि को। इसी हिसाब से हम उद्योग, सेवाओं और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों व सहायकी क्रम करने का उत्पाद लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने में भी देश की कृषि का पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसानों में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं। किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, जो एक रोजगार के विकल्प के अवसरों के बारे में सोच सकते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापार भारत आए, तब उस समय भी भारतीय मसाले विश्व में विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों ने इस फसलों
उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चे माल का माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उद्योग के लिए अनाज उगाने से मना किया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के में विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज भारतीय कृषि दोहराए पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना और जो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देता है। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज ये कोई विवादों में घिरी है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक उपयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधताएं लुप्त होने के कारण भूमि की निम्नीकरण हुआ है। आज जिन जीन क्रांति संकेत शब्द हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करके करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। वास्तव में कार्बनिक कृषि की आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि वह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर अधिक यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण के में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, पटरोफा और जोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने के बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग में किया जा सकता है। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ है कि विभिन्न अर्थ होगा कि भारत में खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया था, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो यह भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।